नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे उच्च वसा युक्त भोजन के कैंसर पर प्रभाव की, जानेंगे दुनिया में आई एक अनोखी भूकंपीय घटना की और बताएंगे कैसे और कब हुई समय को मापने की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। वसा या फैट हमारे खाने का एक प्रमुख अंग है। हालांकि यह हमारे स्वास्थ्य को कई तरह से नुकसान भी पहुंचाता है। अब जानकारी मिली है कि वसा का ज्यादा उपयोग कैंसर जैसे गंभीर रोग के शरीर में फैलने की दर को बढ़ा देता है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी ये रिपोर्ट। कैंसर दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। एक हालिया अनुमान के अनुसार दुनिया भर में एक साल में लगभग 9 मिलियन कैंसर से संबंधित मौतें होती हैं। कैंसर के अनेकों प्रकार हैं और इनका नाम शरीर के अंग जिसमें इनकी शुरुआत होती है या कोशिका के प्रकार या उन्हें खोजने वाले व्यक्ति के आधार पर रखा जाता है। कैंसर जब अपने मूल स्थान से अन्य अंगों तक फैलता है तो इसे मेटास्टेसिस कहते हैं और कैंसर से होने वाली मौतों का यह प्रमुख कारण है। कैंसर के फैलने के कारणों को लेकर नेचर पत्रिका में प्रकाशित 2 अध्ययनों में बताया गया है कि इसमें वसा की अहम भूमिका है। मेटास्टेसिस में कैंसर की कोशिकाएं शरीर के अन्य अंगों में जाकर कैंसर की वृद्धि आरंभ करती हैं। इन कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले गुणों को लेकर वैज्ञानिक प्रोटीन और पेप्टाइड्स का अध्ययन करते आए हैं। लेकिन बार्सिलोना स्थित इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड बायोमेडिसिन के शोधकर्ताओं ने पाया कि मुंह के कैंसर की जिन कोशिकाओं में मेटास्टेसिस होता है उनकी सतह पर CD36 नाम का प्रोटीन होता है जो फैटी एसिड्स के अणुओं से जुड़ता है। शोधकर्ताओं ने चूहों पर परीक्षण करके यह बताया कि जब इन कोशिकाओं के CD36 प्रोटीन को निष्क्रिय किया गया तो मेटास्टेसिस की संभावना 80 से 100% तक कम हो गई। लेकिन इन कोशिकाओं के कैंसर में विकसित होने की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि यदि चूहों को उच्च वसा युक्त खुराक दी जाए तो मेटास्टेसिस में वृद्धि होती है, लेकिन यदि CD36 को निष्क्रिय कर दिया जाए तो उच्च वसा युक्त खुराक का ये असर खत्म हो जाता है। कि कैंसर मेटास्टेसिस रोकने के लिए CD36 प्रोटीन एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है। इसी संदर्भ में चूहों पर परीक्षण करके कैम्ब्रिज के वेलकम ट्रस्ट सेंगर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि जिन चूहों में SPNS2 नाम का प्रोटीन नहीं होता उनके फेफड़ों में मेटास्टेसिस जनित कैंसर कम होते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि SPNS2 प्रोटीन भी वसा मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। ये अध्ययन ये दर्शाते हैं कि वसा कई तरह से कैंसर मेटास्टेसिस को रेगुलेट करते हैं और भविष्य में इनके अध्ययन कैंसर के इलाज खोजने में काफी सहायक हो सकते हैं। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। पिछले वर्ष ग्रीनलैंड में लैंडस्लाइड से आई भूकंप की एक लहर जिसके झटके दुनिया में 9 दिनों तक महसूस किए गए। आर्कटिक से अंटार्कटिका तक दर्ज ये घटना बड़ी अनोखी और दुनिया में पहली बार देखी गई। क्या है पूरी जानकारी, देखते हैं ज्ञान विज्ञान की स्पेशल रिपोर्ट में। सितंबर 2023 में दुनिया भर में भूकंपीय गतिविधि की निगरानी करने वाले वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमय संकेत का पता लगाया। ये संकेत पहले कभी नहीं देखा गया और इस संकेत को आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक हर जगह दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि सामान्य भूकंप की गड़गड़ाहट के बजाय संकेत केवल एक कंपन आवृत्ति के साथ एक निरंतर गुनगुनाहट था और ये 9 दिनों तक चला। पहले तो शोधकर्ता हैरान रह गए। उन्होंने इसे USO एक अज्ञात भूकंपीय वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया। आखिरकार इस संकेत का स्रोत ग्रीनलैंड के सुदूर डिक्सन फजॉर्ड में एक बड़े भूस्खलन से पता चला। 10,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल भरने के लिए पर्याप्त चट्टान और बर्फ ग्रीनलैंड में गिर गई थी।
इससे 200 मीटर ऊंची लहर के साथ एक मेगा सुनामी आई जो लंदन में बिग बेन से 2 गुनी ऊंची थी। भूस्खलन से ग्रीनलैंड के फजॉर्ड में एक झटका महसूस किया गया। एक लहर भी शुरू कर दी जो 9 दिनों तक जारी रही। ये भी अनुमान है कि भूस्खलन की अपार शक्ति ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर के पतले होने के कारण थी। साइंस जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कहा कि चट्टानों के खिसकने के कारण डिक्सन फिजॉर्ड में खड़ी तरंगों द्वारा संकेत उत्पन्न हुआ था। अध्ययन के निष्कर्ष इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्रायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच खतरनाक प्रतिक्रियाएं कैसे पैदा कर रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि दशकों में ग्लेशियर की मोटाई में करीब 10 मीटर की कमी आई है, जिससे पहाड़ का आधार कमजोर हो गया और जब पहाड़ ढह गया तो इसने पृथ्वी के माध्यम से कंपन भेजा। इसने ग्रह को हिला दिया और भूकंपीय तरंगे पैदा की, जिन्हें वैश्विक स्तर पर महसूस किया गया। ये घटना जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव की याद दिलाती है। जैसे जैसे ग्लेशियर पतले होते जा रहे हैं और जमीन की सतह गर्म होती जा रही है, ध्रुवीय क्षेत्रों में भूस्खलन और सुनामी और अधिक होने की संभावना हो रही है। डिक्सन फिजॉर्ड में भूस्खलन इस बात पर प्रकाश डालता है कि जलवायु परिवर्तन न केवल मौसम के पैटर्न और समुद्र के स्तर को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पृथ्वी की पपड़ी की स्थिरता को भी प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जैसे जैसे ग्रह गर्म हो जाएगा, हम ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं को और अधिक देख सकते हैं। मानव विकास के इतिहास में समय मापने के आविष्कार ने एक अहम भूमिका निभाई है। समय के अनुसार अपने कार्य करना और समय का सही आकलन करना मनुष्य के विकास का हिस्सा रहा है। समय मापने की शुरुआत और इसके विकास की कहानी जानते हैं आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार बेबीलोन और मिस्र के लोगों ने कम से कम 5000 साल पहले समय मापना शुरू किया था। सामुदायिक गतिविधियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित और समन्वित करने, मॉल की शिपमेंट और शेड्यूल करने और विशेष रूप से रोपण और कटाई के चक्रों को विनियमित करने के लिए समय निर्धारित किए गए। प्राचीन सभ्यताएं समय निर्धारित करने के लिए खगोलीय पिंडों, अक्सर सूर्य और चंद्रमा का अवलोकन करती थीं। इतिहासकार एरिक ब्रूटन के अनुसार स्टोनहेंज संभवतः पाषाण युग के खगोलीय वेधशाला के बराबर था, जिसका उपयोग संक्रांति जैसे मौसमी और वार्षिक आयोजनों के लिए किया जाता था। चूंकि महापाषाण सभ्यताओं ने कोई रिकॉर्डेड इतिहास नहीं छोड़ा है, इसलिए उनके समय निर्धारण के तरीकों के बारे में बहुत कम जानकारी है। धूप घड़ियों की बात करें तो इनका पहली बार चीन में 6वीं शताब्दी के आसपास मुख्य रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धूप घड़ियों का आविष्कार भारत में हुआ था। चूंकि धूप समान रूप से और बिना लौ के जलती है, इसलिए घड़ियां घर के अंदर इस्तेमाल के लिए सुरक्षित थी। अलग अलग घंटों को चिन्हित करने के लिए अलग अलग सुगंधित धूप का इस्तेमाल किया जाता था। यह निर्धारित करने में प्राथमिक कारक थी कि घड़ी कितनी देर तक चलेगी। समय मापने वाले उपकरणों का इतिहास उस समय का है जब प्राचीन सभ्यताओं ने पहली बार खगोलीय पिंडों को आकाश में घूमते हुए देखा था। समय मापने के उपकरण और तरीके नए आविष्कारों की श्रृंखला के माध्यम से धीरे धीरे बेहतर हुए हैं, जो निरंतर प्रक्रियाओं द्वारा समय मापने से शुरू होते हैं, जैसे पानी की घड़ियों में तरल का प्रवाह। आधुनिक घड़ियों में दोलन करने वाले टाइम कीपर्स का उपयोग किया जाता है। सूर्य घड़ी और जल घड़ियों का पहली बार प्राचीन मिस्र में लगभग 1200 ईसा पूर्व और बाद में बेबीलोनियों, यूनानियों और चीनी लोगों द्वारा उपयोग किया गया था। 1500 ईसा पूर्व में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय अंतराल को 12 अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए सरल सूर्य घड़ी का उपयोग किया जाता था। मोमबत्ती घड़ी का भी इतिहास में उल्लेख मिलता है। मोमबत्ती पर संख्याएं अंकित होती थी और मोम के जलने से समय की एक विशिष्ट अवधि का संकेत मिलता था। यह ज्ञात है कि मोमबत्ती घड़ियों का उपयोग कहाँ किया गया था। हालांकि इसका उल्लेख पहली बार 520 ईस्वी में एक चीनी कवि ने किया था। पेंडुलम पर वैज्ञानिक अध्ययन 1602 के आसपास इतालवी खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली द्वारा किया गया था, जहां इसकी गति का उपयोग समय का पता लगाने के लिए किया गया था। इसे 1930 तक दुनिया का सबसे सटीक समय बताने वाला आविष्कार माना जाता था। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने वर्ष 1658 में किया था,
जिसका उपयोग 270 वर्षों तक किया गया और इसकी सटीकता के लिए इसे दुनिया भर में श्रेय दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत प्रस्तावित किए और समय को चौथे आयाम के रूप में परिभाषित किया। क्वार्ट्ज घड़ियों को 1930 में विकसित किया गया था, जो पेंडुलम घड़ी का कहीं अधिक सुधार वाला संस्करण था। क्वार्ट्ज क्रिस्टल को उपयुक्त सर्किट में इस तरह से रखा जाना चाहिए कि यांत्रिक तनाव और विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया हो, जो क्रिस्टल में कंपन पैदा करता है, जिससे एक स्थिर आवृत्ति उत्पन्न होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ी डिस्प्ले को संचालित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार समय जानने के लिए आधुनिक युग तक की घड़ी और वॉल क्लॉक्स के आविष्कार हुए, जो मानव विकास में मील के पत्थर हैं। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। एक नए अध्ययन के अनुसार दुनिया हर साल 57 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण पैदा करती है। ये सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि गहरे महासागरों से लेकर सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों तक प्लास्टिक पहुंच गया है। यही नहीं, प्लास्टिक लोगों के शरीर के अंदर तक फैल गया है। यूनाइटेड किंगडम के लीड्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार हर साल इतना प्लास्टिक कचरा निकलता है कि न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा ढेर लग सकता है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए दुनिया भर के 50,000 से अधिक शहरों और कस्बों में स्थानीय स्तर पर उत्पादित कचरे की जांच की। इस अध्ययन के अनुसार नाइजीरिया के लागोस ने किसी भी शहर की तुलना में सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण उत्सर्जित किया। अन्य सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषणकारी शहर भारत में नई दिल्ली, अंगोला में लुआंडा, पाकिस्तान में कराची और मिस्र में अल काहिरा है। पर्यावरण, स्वास्थ्य और अपशिष्ट मुद्दों पर वकालत करने वाले गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण उन्मूलन नेटवर्क ने इस अध्ययन द्वारा पहचाने गए प्रदूषण की मात्रा को खतरनाक कहा और प्लास्टिक की मात्रा अप्रबंधनीय बताई। दुनिया के शोधकर्ताओं का मानना है कि ये प्लास्टिक कचरे पर किए गए अधिक व्यापक अध्ययनों में से एक है और दुनिया का ध्यान प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे की ओर आकर्षित करता है। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो एक आणविक फिल्म के भीतर आश्चर्यजनक रूप से 16,500 चालकता अवस्थाओं में डेटा संग्रहित और संसाधित करने में सक्षम है। नेचर जर्नल में प्रकाशित ये सफलता पारंपरिक डिजिटल कंप्यूटरों की तुलना में एक कदम आगे है, जिसमें डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण केवल 2 अवस्थाओं तक सीमित है। संस्थान ने कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म संभावित रूप से जटिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यों को लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे व्यक्तिगत उपकरणों पर ला सकता है। ये शोध हमें एआई उपकरणों के विकास को लोकतांत्रिक बनाने के करीब ले जाएगा। ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की कमी के कारण ये विकास वर्तमान में संसाधन भारी डेटा केंद्रों तक ही सीमित है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।